अब जो चैप्टर है आपके इंडक्टर है, इंडक्टर यानी कि प्रेरक। अब हमारे पास पढ़ने का फेज चेंज हो गया है। इतनी देर तक पढ़ रहे थे वो बेसिक फेज कहता है, ये बेसिक वाले फेज का थोड़ा एडवांस भाग स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम इंडक्टर पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, सिंगल फेज पढ़ेंगे, थ्री फेज पढ़ेंगे। तो इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर के गुण चलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और फेज आएगा जिसमें सेल, बैटरी और चुंबक भी होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर एक, समझना भाई थोड़ा सा ध्यान से, इस पर आपको भी घर पे भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, समझा दूंगा। एक चालक तार को लिया और चालक तार को लेके आपने ऐसा मोड़ दिया। एक चालक तार को लेके आप यदि उसको ऐसे मोड़ देते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? इंडक्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इंडक्टर। इंडक्टर का प्रतीक क्या होता है? एल। मतलब इंडक्टर को इस कोयल से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गई भाई? कोयल ही था, कोयल। कोयल की खास बातें क्या है इसकी? पहला है ये धारा संचित करती है, वोल्टेज संचित करती है। धारा, किसी कोयल में विद्युत धारा का प्रवाहित होने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में जो संचित होती है वो क्या होती है? धारा। और कैपेसिटर क्या संचित करता है? वोल्टेज। और ये क्या संचित करेगी? धारा। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में सवाल पूछा जाता है, कौन सा क्षेत्र में? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारा को संचित करती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसको संचित करेगी? धारा को। ठीक है। अब देखो, इसके पास धारा संचित है, तो धारा में अचानक से कोई परिवर्तन आएगा तो ये परिवर्तन करेगी नहीं। ये कहेगा नहीं, हमारे पास धारा खुद के पास पड़ी है, पहले हम अपनी काम लेंगे, उसके बाद तुम्हारा परिवर्तन है जो लागू करेंगे। तो सवाल आता है कि धारा में परिवर्तन का विरोध कौन करता है? तो इंडक्टर। धारा के पूर्व में बाधा कौन करता है? तो प्रतिरोध। और धारा में परिवर्तन का विरोध कौन है? इंडक्टर। वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध कैपेसिटर, धारा में परिवर्तन का विरोध इंडक्टर, और धारा के पूर्व में बाधा तो प्रतिरोध। अंतर समझे कि नहीं समझे? शब्दों में हल्का सा अंतर है जो कि ध्यान रखना है। ये धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ये क्या करता है? धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध। अब देखो इसको, आपको परीक्षा में ये लाइन भी नहीं लिखी उन्होंने। अब की बार तो सवाल आया है I0 माइनस बराबर I0 प्लस। उन्होंने कहा है कि 0 माइनस में जो धारा है वो 0 प्लस समय पर धारा है, वो बराबर ही हो सकती है, चेंज होगी नहीं। उन्होंने ऑप्शन ये दिया था। इसको लिखने का तरीका ये होता है, ऊपर वाली लाइन को लिखने का तरीका ये है। ये कह रहा है कि 0 माइनस में जो धारा थी वही धारा क्या है? 0 प्लस पर, यानी धारा में परिवर्तन का क्या हुआ? विरोध। धारा में कोई परिवर्तन होने ही नहीं दिया, तो 0 माइनस की धारा 0 प्लस की धारा बराबर है। इंडक्टर में धारा होती है वो ऐसी चलेगी,
ऐसी चलेगी तो उस धारा को हम कैसे डिनोट करेंगे? आई ऑफ टी से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो धारा होती है समय पर क्या करती है? निर्भर। वोल्टेज को तो समय से कोई लेना देना नहीं है, एसी को तो समय से लेना देना ना, ऐसे चलती है ना भाई। तो आप देखते हो समय अलग अलग समय पर मान अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो समय पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो आई जीरो माइनस बराबर क्या होता है? आई जीरो प्लस। तो इंडक्टर क्या करता है? धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध, और धारा में बाधा उत्पन्न करने का गुण किसका होता है? प्रतिरोध का। ये की जगह प्रेरक लिख दूं, और प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिरोध क्या करता है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न। प्रतिरोध तो धारा के प्रवाह में बाधा करता है, लेकिन इंडक्टर क्या करता है? धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध। लाइन में हल्का सा अंतर है, ये सवाल पूछ लेना, धारा में परिवर्तन होने का विरोध कौन करता है? तो ज्यादातर उत्तर प्रतिरोध देते हैं, जबकि करता कौन है? प्रेरक। आई जीरो माइनस बराबर आई जीरो प्लस। लिख लिया भाई? अब जो मैं आपको बोर्ड पर लिखूंगा वो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार इंडक्टर की पूछी जाने वाली चीजें हैं, इसलिए ध्यान से चीजों को समझ लेना भाई। सबसे ज्यादा इंडक्टर की पूछी जाने वाली चीजें। ये हमारे पास कोइल है, ये इंडक्टर है। इसमें जो धारा आएगी वो क्या कहलाएगी? आई एल। इसके एक्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा? वी एल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब चीजें समझना ध्यान से। वी एल बराबर क्या होता है? सूत्र होता है एल डी आई एल बट्टा डी टी। ये सूत्र होता है वी एल बराबर एल इंटू डी आई एल बाई डी टी, यानी कि ये होता है धारा में परिवर्तन की दर। जिसके भी 12वीं में गणित थी उसको पता है डी बाई डी टी अवकलन होता है। किसके थी? हाँ ठीक है, आप तो हाँ करते रहना, नहीं तो मैं समझाऊंगा कैसे? किसी न किसी को तो पता हो ना भाई। डी बाई डी टी क्या होता है? अवकलन। मैं अवकलन को तोड़ूंगा, सारा काम करूंगा भाई इसमें। वो सोच रहे हैं तोड़ना, तो हम भी भूल गए। डी बाई डी टी हमारे पास क्या होता है? अवकलन। तो इसका लिखना एक सूत्र होता है कि हमारे पास वी एल बराबर एल डी आई एल बाई डी टी।
डी आई एल बाई डी टी हमारे पास क्या होता है भाई, अवकलन होता है। आप चाहें तो अवकलन को ऐसे मतलब, चलो ठीक है इसको पढ़ने दो। अब देखो इसको सरल करता हूं थोड़ा। डी बाई डी टी, डी बाई डी टी है टाइम में, इसको आवर्ती में बदलते हो ना तो जे ओमेगा बनता है। आवर्ती में बदलोगे तो क्या बनेगा, जे ओमेगा। पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे ध्यान से आराम से जो बन रहा है वही दिखा सकता हूँ ना मैं तो। मैं जे ओमेगा खाऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये सब सवाल परीक्षा में है, चिंता नहीं करनी आपको। डी बाई डी टी की जगह क्या आएगा, जे ओमेगा। डी बाई डी टी की जगह जे ओमेगा आता है तो वी एल बराबर क्या बनेगा, एल। डी बाई डी टी की जगह मैं क्या लिख दूं भाई, जे ओमेगा इंटू क्या लिख दूं, आई। बताओ, अब बताओ सही है कि नहीं है। मैंने इसको ही लिखा है। डी बाई डी टी क्या बनता है, जे ओमेगा। डी बाई डी टी क्या बनता है, जे ओमेगा। तो डी बाई डी टी की जगह जे ओमेगा लिख दिया। और ये सूत्र तो कोई नया सूत्र है नहीं, ये तो आपके सिंपल, यदि मान लो भौतिक विज्ञान के अंदर ही विद्युत पढ़ते हो तो भी वी एल बराबर एल डी आई बाई डी टी है। और आपको ये लगता है ना बड़ा टफ सूत्र है, तो पटवारी 2015 का प्री का सवाल है, उसमें भी ये सूत्र है। पटवार 2015 का साइंस का सवाल है, उसमें सूत्र ये लग रहा है। तो इसलिए ये तो सूत्र एक कॉमन सूत्र है, वी एल बराबर एल डी आई बाई डी टी। वो तो इलेक्ट्रिकल नहीं, पटवारी वालों को भी पूछ लिया ये सूत्र तो, ठीक है। तो वी एल बराबर क्या हुआ, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। डी बाई डी टी क्या बनता है, जे ओमेगा। तो एल की जगह एल लिख दिया, डी बाई डी टी की जगह जे ओमेगा लिख दिया, आई एल की जगह आई एल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वी एल बराबर क्या बनेगा भाई, मैं जे ओमेगा एल यहां लिख दूं, मतलब मैंने जे ओमेगा आगे ले लिया, जे ओमेगा एल इंटू क्या हो गया, आई एल। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 4 गुणा 5 करो या 5 गुणा 4 करो, होना तो 20 ही है। तो यहां पर मैंने जे ओमेगा को क्या ले लिया, आगे है तो गुणा में ही ना, ठीक है। अब इसमें दो चीजें और टूट कर आएगी साइड में। पहली होती है एक एक्स एल, सुना होगा आपने। एक्स एल को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स एल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब हिंदी में होता है प्रेरणीय प्रतिघात। हिंदी में कहते हैं प्रेरणीय प्रतिघात। एक्स एल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरणीय प्रतिघात। और एक्स एल होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। प्रेरणीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होता है, ओम। आर का भी ओम, एक्स एल का भी ओम, एक्स सी का भी ओम, जेड का भी ओम। जेड प्रतिबाधा आएगी उसका भी ओम, ठीक है। एक्स एल बराबर क्या होता है, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल। एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। क्या वो मोबाइल में क्या है, हैं? कॉल आ रहा है, तो आपके कॉल में ये क्यों देख रहे हैं। एक्स एल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो एक्स एल बराबर क्या बनेगा, 2 पाई एफ एल। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। एक्स एल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल। अब यहां से दो चीजें निकलेगी। एक्स एल किसके समानुपाती है, इंडक्टेंस के। एल का मान बढ़ाओगे तो एक्स एल क्या होगा, बढ़ेगा।
और आवर्ती बढ़ाओगे तो भी एक्सएल क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सएल आवर्ती के भी समानुपाती। ये दोनों सवाल पूछे हुए हैं परीक्षा में। ये सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है, इसका मात्रक क्या होता है ओम, ये सब पूछा हुआ है, सब चीजें इसमें पूछी गई है। तो वापस देखो एक्सएल, एक्सएल हमारे पास इंग्लिश में कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। मात्रक क्या होता है ओम। एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। तो बताओ एक्सएल बराबर क्या होगा, ओमेगा की जगह लिखो 2 पाई एफ और एल तो एल की जगह आया। अब इस सूत्र को ध्यान से देखो तो आपको यह दिखेगा कि एक्सएल है वो एल के समानुपाती है, एक्सएल समानुपाती एल, यानी इंडक्टेंस का मान बढ़ोगे तो एक्सएल का मान बढ़ेगा। दूसरा इसको देखो ध्यान से तो आपको यह मिलेगा कि आवर्ती के भी क्या है समानुपाती। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? जे बराबर ओमेगा तो क्या है, हैं? हाँ है। अच्छा वैसे, वैसे देखो कि जे है, जे का मतलब तो होता है काल्पनिक। जे का मतलब क्या होता है काल्पनिक। मतलब काल्पनिक का देख लो आप, लाइन बताऊं अर्थ है होगा पूरा। 12वीं में जिनके गणित थी उनके एक शब्द आता था बार बार घूम के, आयोटा। आयोटा क्या था, इमेजिनरी नंबर, और उसको हम टेक्निकल में जे से डिनोट करते हैं, होता आयोटा ही है। वो होता आयोटा होता था ना, वही हमारे पास क्या रहेगा जे। तो कौन सा नंबर है, काल्पनिक नंबर। अच्छा देखो आप संख्या पति में संख्या पढ़ते हो ना, तो यहां जो संख्या चलती है वो कौन सी होती है वास्तविक, और यहां संख्या होती है वो कौन सी होती है काल्पनिक। आपने यदि संख्या ध्यान से आती है तो वास्तविक संख्या तो चलती है हॉरिजॉन्टल, काल्पनिक संख्या कैसे चलती है वर्टिकल। संख्याओं का ये रूल है, आपका नहीं होता है -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये तो क्या चल रही है हॉरिजॉन्टल वास्तविक संख्या। और ये जो चल रही है -3 आयोटा -2 आयोटा 0 प्लस के 1 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, ये हमारे पास संख्या कौन सी है काल्पनिक। जो इन दोनों के बीच में आ जाती है उसे कहते हैं से मिश्रित संख्या। गणित में कहते हो ना से मिश्रण संख्या, a प्लस आयोटा b, 2 प्लस 3 आयोटा क्या है वास्तविक संख्या, क्या नहीं काल्पनिक है, नहीं ये से मिश्रण है, 2 वास्तविक है 3 आयोटा काल्पनिक है। तो वास्तविक से काल्पनिक जाते हैं तो कोण कितने डिग्री का बना भाई 90 डिग्री। कोण कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। देखो मैं मतलब गलत जगह में रिसर्च करवा रहा हूं, लेकिन रिसर्च है यही। मैं आती मुझे पूरी है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बता दूंगा, फिर मैं वापस काट दूंगा। ध्यान से देखना, कोण कितना डिग्री 90 डिग्री। जिनको आयोटा पता है तो वो देखना, जे का मतलब होता है √-1, जे स्क्वायर बराबर होता है -1। जे स्क्वायर -1 आने का मतलब होता है कोण कितना डिग्री 180। तो केवल आपको 180 का जे क्या हो जाएगा आधा, कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो बताओ आयोटा के कारण कोण कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। ये रहा 90 डिग्री का कोण। ये तो होता है जे। गणित की संख्या है काल्पनिक संख्या, मेरा टेक्निकल से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, आपको आती नहीं है गणित की संख्या, इसलिए मैं बता रहा हूं केवल। जे हमारे पास क्या है गणित की संख्या, कौन सी काल्पनिक, और यहां संख्या होती है वो कौन सी होती है वास्तविक, और ये जो संख्या चलती है उसे क्या कहते हैं काल्पनिक। संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और वास्तविक संख्या आगे वर्गीकृत होती है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये होती है कि नहीं होती है, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है कोणीय वेग। ओमेगा को 2 पाई टी लिख दो या 2 पाई एफ लिख दो, 1/TF होता है, और इसको कहते हैं कोणीय वेग। ओमेगा क्या कहलाता है कोणीय वेग। ये सब आएगा धीरे धीरे आपके सब चीजें। वापस थोड़ा समझा देता हूं, फिर इसमें एक और चीज बतानी फिर लिखना है। और मैंने आपको सबसे पहले इसमें बताया है
सबसे ज्यादा पर्सन इस बोर्ड में जो लिखूंगा इससे पूछा हुआ है। इंडक्टर में सबसे ज्यादा सवाल यहां पूछा जाता है। देखो कि इंडक्टर किससे बनेगा, तार को मरोड़ देके बनाया, तो बताओ आई एल सॉरी वी एल बराबर क्या होगा, एल डी आई एल बाई डी टी। डी बाई डी टी को क्या लिखा जाता है, जे ओमेगा। तो मैंने वी एल एल जे ओमेगा इंटू आई एल, जे ओमेगा को मैंने आगे ले लिया, तो जे ओमेगा एल इंटू आई एल बराबर क्या हुआ, वी एल। एक्सएल एक टर्म होती है, क्या कहलाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगल। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। तो एक्सएल बराबर क्या होगा, 2 पाई एफ एल। अब बताओ एफ तो हमारे पास क्या होती है, आवर्ती ना। एफ तो क्या होती है, आवर्ती। और एल होता है प्रेरकत्व। चलो ठीक है। अब यहां एक और चीज आएगी, इससे निकालनी हमें चीजें, ध्यान से देखना। वी एल तो वी एल ही है, ओमेगा इंटू एल को मैं एक्स लिख दूं क्या, अरे ओमेगा इंटू एल को क्या लिखूंगा, तो यहां ओमेगा इंटू एल को मैंने क्या लिखा, एक्सएल। आई एल को क्या लिखूंगा, आई एल ही। अब मेरे पास बचा हुआ क्या है, जे। जे का मतलब कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री। जे का मतलब कोण कितना डिग्री होता है, अभी तो बताया था, जे का मतलब कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये तो हुई फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनती है ये। अब 90 डिग्री वाला कैसे समझाऊं, 90 डिग्री वाला ये कह रहा है कि यदि आपकी आई एल इस दिशा में है तो इसमें 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो क्या आएगा, वी एल आएगा कि नहीं आएगा। बताओ वोल्टेज धारा से कितना डिग्री आगे, 90। या फिर आप ऐसे भी लिख दो, वोल्टेज 90 आगे है तो धारा 90 क्या है, पीछे। वो कहता है कि वोल्टेज 90 आगे, इसका मतलब धारा 90 पीछे। राम श्याम की दौड़ में राम आगे कहो या श्याम पीछे कहो, बात एक ही है। तो धारा और वोल्टेज में वोल्टेज 90 डिग्री आगे कहो या धारा 90 डिग्री पीछे कहो, बात एक ही है। और मैं धारा के बारे में क्यों बोलूंगा, क्योंकि आगे एक पावर फैक्टर आता है। पावर फैक्टर तो नाम सुना है आपने। पावर फैक्टर होता है जो धारा पर निर्भर करता है, इसलिए मैं धारा के हिसाब से काम करूंगा। इसलिए अब लाइन देखना, शुद्ध प्रेरक में धारा विभव से 90 डिग्री पश्चगामी यानी कि लेगिंग, लेगिंग होती है। शुद्ध इंडक्टर में शुद्ध प्रेरक में धारा क्या करती है, लेग। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो जहां जहां आपके इंडक्टर आएगा वहां सब जगह क्या गुण आएगा, लेगिंग का। मैं कहूंगा इंडक्टेंस मोटर क्या किस पर काम करेगी, आप कहोगे लेगिंग पर। ट्रांसफॉर्मर में भी क्या होगा, लेगिंग। जहां चौक में भी क्या होगा, लेगिंग। तो जहां जहां इंडक्टर आएगा वहां गुण कौन सा आएगा, लेगिंग का। शुद्ध इंडक्टर होगा तो उसमें लेगिंग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और लेगिंग का मतलब क्या होता है, पीछे। लीडिंग का मतलब क्या होता है, आगे। यहां धारा वोल्टेज से पीछे आगे है, पीछे है। तो आप कहोगे धारा विभव से 90 डिग्री लेगिंग यानी कि पश्चगामी है, यानी पीछे है। क्लियर है, लिखो। एक बार और समझा दूंगा, बाकी पढ़ना तो पड़ेगा। मैं ज्यादा बार समझा सकता हूं, बाकी मैं चीजें छुड़वा नहीं सकता ना, चीजें तो सारी करूंगा। अब नया नया तो देखो कि वो तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको नया दिखा तो रहा हूं। ये तो अच्छे, मतलब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। आपने कोई नहीं पढ़ा वो भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूं। हाँ, बहुत ही मतलब धीरे गति से पूरी चीजें बताइए। और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ ना, इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है।
इसलिए ये चीजों का बहुत बड़ा आधार है। आप में से तो ज्यादातर आईटी कॉलेज गए नहीं गए, जो भी पढ़े तो ठीक ठाक थोड़े थोड़े पढ़ लिए, जहाँ सूत्र आए उसको छोड़ दिया। या तो सूत्र आया और सूत्र को सोल्व करके और सूत्र बनाना है, हैं? क्या कह रहे हो? छात्रवृत्ति में आईटी हो गई? क्या करें बताओ। जैसे भी हो गई अब तो। आप जितनी पूरी ताकत लगा सकते हो, जितनी ताकत लगा सकते हो लगा देना। मॉड्यूल फर्स्ट में नंबर कटना नहीं चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना, आपके लिए लोको पायलट थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा क्या काफी आसान हो जाएगा। आप देख लो अभी इसमें परेशान हो जाओ, नहीं तो बाद में बच्चे आएंगे वो ट्रेड को लेके परेशान रहेंगे। उस समय आप स्कोर वाला सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि इसको आप ढंग से कर लो, करना तो आपको पड़ेगा। लिख लिया भाई? वाह।
मोबाइल रख दो भाई, मोबाइल से क्यों परेशान हो रहे हो। लिख लिया। हाँ भाई, अब देखो आई, देखो कि कुंडली में से धारा प्रवाहित हो रही है तो एक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वीएल। वीएल बराबर क्या है, एल डी आई एल बाई डी टी। डी बाई डी टी को क्या लिखते हो, जे ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है, रे मतलब कोणीय वेग होता है। चलो डी बाई डी टी को क्या लिखा, जे ओमेगा। तो वी एल बराबर एल की जगह एल, डी बाई डी टी की जगह जे ओमेगा, और आई एल की जगह आई एल। जे ओमेगा आगे लिख दिया तो जे ओमेगा एल इंटू आई एल। और ओमेगा एल बराबर क्या होता है, एक्स एल। तो वी एल बराबर एक्स एल इंटू आई एल। जे का मतलब कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। जे का मतलब कोण 90 डिग्री। तो यहां पर आई एल के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो क्या मिलेगा, वोल्टेज। आई एल के साथ 90 डिग्री कोण मिलेगा, क्या बना भाई, वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज धारा से कितना डिग्री आगे, 90 डिग्री। वोल्टेज आगे कहो या धारा पीछे कहो, एक ही बात है। और मैं हमेशा चर्चा धारा के हिसाब से करूंगा, ठीक है। तो शुद्ध प्रेरक में धारा विभव से 90 डिग्री पश्चिमगामी। शुद्ध प्रेरक में धारा विभव से क्या होगी, 90 डिग्री पश्चिमगामी शुद्ध इंडक्टर में। और एक्सएल बराबर क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी प्रेरणीय प्रतिघात। मात्र क्या है, ओम। एक्सएल बराबर ओमेगल। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। इसको देखोगे तो एक्सएल किसके समानुपाती, एल के। एक्सएल किसके समानुपाती, आवर्ती के। आवर्ती बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ेगा, यदि एल को बढ़ाओगे तो भी एक्सएल बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं है, ये चीजें हो गई। अब देखो, अरे इस इंडक्टर को अलग चैप्टर करके मैं पढ़ाता हूं। आपके पुरानी किसी भी किताबों में देखोगे तो इंडक्टर नाम का कोई चैप्टर नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सारे सवाल है। वो क्या, ऐसी थ्योरी के साथ में पढ़ते हो। फिर एक तो ऐसी थ्योरी वैसे ही समझ में नहीं आती है, और ऐसे ऐसे इंडक्टर बीच में घूमते हैं तो कैसे आए। इसलिए इंडक्टर को अलग से पढ़ा देते हैं पूरा। अच्छा आप बताओ, आपने ये एक तो सूत्र अभी देखा था, वीएल बराबर क्या था, वीएल बराबर एल इंटू डी आई एल बाई डी टी। एक तो ये देखा था। एक होता है ई बराबर एन डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल। फैराडे का दूसरा नियम तो यही है, ठीक है। इन दोनों को, अच्छा ये भी एक तरीके का है तो वोल्टेज ही। विद्युत वाहक बल क्या, वोल्टेज। ये भी क्या है, वोल्टेज। तो आप बताओ, इन दोनों से हमने जो चीजें निकाली है वो ये मिल रही है, एल इंटू डी आई एल बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, एन डी फाइव बाई डी टी। और पूरा सोल्व करेंगे इसको तो एल इंटू आई बराबर एन इंटू फाइव, डी बाई डी टी कट जाएगा। एल बराबर बनेगा हमारे पास एन फाइव बटा आई। एल बराबर क्या बनेगा, एन फाइव बटा आई। एल बराबर एन फाइव बटा आई। एक तो एल का ये सूत्र बनेगा। आप चाहें तो दूसरे ऊपर वाले काट दो दोनों ही, नहीं अपने उसमें सवाल नहीं, सवाल इस सूत्र का पूछा जाना है। मैंने तो आपको बना के तरीका बताया था कैसा आया है। एल बराबर एन फाइव बटा आई, एक ये सूत्र है।
एक सूत्र हमारे पास है एल बराबर एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए अपॉन एल। ये भी सूत्र है, ये दोनों इंडक्टर का सूत्र है। एल बराबर एन स्क्वायर है, ये एक मतलब रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म से आता है। मैग्नेटिज्म के गुण आते हैं चुंबकत्व के, उस चुंबकत्व के गुण से आता है पूरा, उसको हम सीधा लिख लेते हैं। जैसे आर बराबर रो इंटू एल बटा ए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, वैसे ये डायरेक्ट लिख दिया हमने। एल बराबर हो गया एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर ए बटा एल। परीक्षा का सवाल है, उसी से संबंध रखता हुआ मैं पूछ रहा हूं, एल बताओ किसके समानुपाती है? एल एन के समानुपाती है कि एल एन स्क्वायर के समानुपाती है? दोनों में से कौन सी बात सही है? दोनों ही सही है। मैं आपको एक सवाल कहता हूं कि कुंडली में चक्रों की संख्या दुगुनी करने पर प्रेरकत्व कितना गुना होगा? 2 गुना होगा कि 4 गुना? कुंडली में चक्रों की संख्या 2 गुना करने पर प्रेरकत्व कितना गुना होगा? 2 गुना कि 4 गुना? 4 गुना है तो एन स्क्वायर माना आपने, और 2 ही गुना उत्तर दोगे तो एन माना है। अब बताओ आपका कौन सा करेक्ट है? और मैं ही तो बताऊंगा ना भाई, आपके प्रॉब्लम आएगी, आगे जाके आएगी प्रॉब्लम आनी है तो मैं पहले बता देता हूं, सोल्व करवाता हूं ना। सूत्र तो दोनों सही है, हैं? नहीं, दोनों कैसे हो सकते हैं बताओ? मैं तो सवाल तो यही पूछा ना कि कुंडली में चक्रों की संख्या दुगुनी करते हैं, कुंडली में चक्रों की संख्या दुगुनी करते हैं, तो बताइए प्रेरकत्व क्या होगा? 2 गुना या 4 गुना? चलो फिर, आपके मुझे सॉल्यूशन तो समझ में नहीं आया। मैं एक दूसरा सवाल पूछ के कंफर्म कर देता हूँ, आपकी नॉलेज को चेक कर लेता हूँ। मुझे वास्तव में समझ नहीं आया, लेकिन मेरे पास एक और सवाल है। मैं धारा बढ़ाऊंगा तो एल बढ़ेगा कि घटेगा? धारा बढ़ाऊंगा, आई धारा का मान, धारा बढ़ाऊंगा एल बढ़ेगा कि घटेगा? क्या हुआ? धारा बढ़ाऊंगा तो एल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। चलो फिर मैं आपको एक और हिंट देता हूं। आर बराबर वी बटा आई है, सूत्र से ही लिखा नहीं लिखा? धारा बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? नियत रहेगा। कल बात हुई थी, धारा बढ़ेंगे तो प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कहेगा धारा बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। प्रतिरोध इन पर निर्भर थोड़ी करता है। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? आर बराबर रो इंटू एल बटा ए पर। तो यानी कि प्रतिरोध इसके विद्युत गुणों पर निर्भर नहीं करके कौन से गुणों पर निर्भर किया? भौतिक। इसी प्रकार एल है जो धारा पर, एन पर, फाई पर, इन पर निर्भर नहीं करना है। आप धारा बढ़ो तो फाई बढ़ेगा, धारा घटा दो तो फ्लक्स क्या होगा? घट जाएगा। धारा बढ़ाने पर इंडक्टर का मान चेंज नहीं होगा। यदि आपने इंडक्टर लगाया 10 हेनरी का है तो धारा कितने बढ़ो? वो तो 10 हेनरी का ही रहेगा ना, इंडक्टर क्यों चेंज होगा? तो इंडक्टर किस पर निर्भर करेगा? इस गुणों पर, एन स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो जब आपको सवाल पूछे एल किसके समानुपाती होगा तो आप क्या कहेंगे? एल समानुपाती क्या होगा? एन स्क्वायर। ये भौतिक गुण है पदार्थ के, इसमें विद्युत का कोई गुण नहीं है। सारे गुण कौन से हैं? भौतिक। अब देखो एक लाइन लिख देता हूं मैं। प्रेरकत्व पदार्थ के
भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। परारक्त पदार्थ के कौन से गुणों पर निर्भर करेगा? भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है कुंडली की लंबाई, कुंडली की चौड़ाई, कुंडली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कुंडली में नंबर ऑफ टर्न, कुंडली कौन से पदार्थ की बनाई गई है, ये कौन से गुण है? भौतिक। वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज घटा, धारा बढ़ी, धारा घटी, इनसे कभी भी एल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज और धारा में चेंज करना विद्युत गुण है। विद्युत गुण पर ये निर्भर नहीं करता। ये कौन से गुण पर निर्भर करता है? भौतिक गुणों पर। इसलिए एल समानुपाती क्या करेक्ट होगा? एन स्क्वायर। इसलिए यदि चक्रों की संख्या दुगुनी करोगे तो प्रेरकत्व तो कितना गुना होगा? 4 गुना। कारण समझा दिया मैंने पूरा। सूत्र तो दोनों ही सही है। इस सूत्र पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस पर भी पूछ सकते हैं। लिखो। इतना जोर आ रहा है क्या? ये है। हाँ, वो आपकी इच्छा। भाई लिखे नहीं लिखे, मैं मुझे तो समझाने के लिए लाना पड़ता था ना। तो मैं तो ये समझा के, फिर मैंने समझा के एल बराबर एन फाइव बटा आई लेके आया था। अब देखो कॉपी में क्या लिखना हो आपकी इच्छा। बाकी ये समझ लिया करो, जब मैं लिख रहा हूं तो आप लिखने में क्यों आलस करो। और मैं कोई भी फालतू लाइन नहीं लिखता कभी भी। मैं खुद बहुत आलसी हूं। कभी भी एक भी, आपने इतने टाइम से पढ़ा ना टेक्निकल, एक भी बेफालतू की लाइन नहीं है। सब ढंग से लाइन है और जो परीक्षा में पूछी जाती है। मैं क्या लिख रहा था, मैं भूल गया। हाँ, ये नंबर ऑफ टर्न यदि कुंडली में चक्रों की संख्या को दो गुना किया जाए तो, यदि कुंडली में चक्रों की संख्या को दो गुना किया जाए तो पररक्तत्व 4 गुना होगा। इसमें लिख लो बोले। एन क्या होता है? चक्रों की संख्या। ए क्या होता है? क्रोड का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। एल क्या होगा? क्रोड की लंबाई।
क्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कुंडली जो बनती है तो कुंडली का क्षेत्रफल तो होता है ना, वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है। और एल का मतलब जो क्रोड यानी कोर जो कुंडली है, कुंडली की लंबाई कितनी है। क्रोड का मतलब तो कुंडली के नीचे वाली कोर होती है, जितनी कुंडली की लंबाई होती है उतनी क्रोड की होती है। क्रोड होती है उसके ऊपर कुंडली को लपेटा जाता है। लिख लिया। ये म्यू और म्यू आर नहीं लिखा है ना, ये पूरा लिखा रहे हैं अभी। म्यू बराबर होता है म्यू नोट म्यू आर। ध्यान से लिखना भाई। अरे आवाज नहीं, आप समझो, चीजें सारी है। म्यू नोट होता है हवा या निर्वात की चुंबकशीलता। हवा या निर्वात की क्या होगी, चुंबकशीलता। ठीक है। म्यू नोट का मान कितना होता है भाई, तो म्यू नोट का मान है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर। और ये निरपेक्ष चुंबकशीलता यानी किसी पर निर्भर नहीं करेगी। ये कौन सी चुंबकशीलता है, निरपेक्ष। ये कौन सी चुंबकशीलता है, निरपेक्ष। ठीक है। म्यू आर जो है वो कहलाती है सापेक्षिक चुंबकशीलता। ये मात्रकहीन है। इसका मान 1 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है, मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है। एप्सिलॉन आर में ऐसा केस नहीं है, इसलिए इसको लिखना पड़ता है, अधिक हो सकता है। तो बताओ म्यू आर क्या है, तो आप कहेंगे सापेक्षिक चुंबकशीलता। मात्रकहीन, मान 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी म्यू आर का मान हवा या निर्वात के लिए पूछा जाए तो हमेशा कितना होता है, 1। हवा या निर्वात के लिए पूछा जाए तो कितना होगा, 1। तो ये है पूरा म्यू चुंबकशीलता का। अब आपको बैठे बैठे लग रहा होगा कि वो शक्ति और ऊर्जा और आसान ही थे। तो कई बार क्या है, जब चीजें होती है तब नहीं लगती है, जब नहीं होती है तब लगती है। जैसे मैं इंडक्टर शुरू करता हूं तो सबको लगने लग जाता है हाँ डीसी थ्योरी वो तो आसान थी, वो तो समझ में भी आ जाती है। और मैं आपको एक और चीज दावे के साथ कहता हूं कि जब मैं आपको ऐसी थ्योरी पढ़ूंगा तो आपको लगेगा ये आसान है। जब मैं आपको ऐसी थ्योरी पढ़ूंगा तब आपको लगेगा इंडक्टर आसान था। वो आईटी वालों का सबसे कठिन चैप्टर, सबसे टफ चैप्टर आता है ऐसी थ्योरी। उसको 4 बार लिख कर पढ़ना पड़ता है, उसमें 40 फॉर्मूले आते हैं। 4 बार लिख के याद करना पड़ता है, तब जाके वो पता चलता है उसका। म्यू बराबर म्यू नोट म्यू आर। चलो परिरक्त्व का मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। मात्रक क्या होता है भाई, हेनरी।
इसको मिली हेनरी में ज्यादातर काम में लेते हैं, ये व्यवहारिक रूप से है। मात्रक का व्यवहारिक रूप क्या है भाई? मिली हेनरी। ज्यादातर हम मिली हेनरी लिखते हैं, 5 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी, क्योंकि हेनरी जितनी कुंडली बड़ी बनानी पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी कुंडली हो जाती है, इसलिए हम किस में काम लेते हैं? मिली हेनरी। लिख दिया। प्रेरण तो कुंडली को कहते हैं और उसके गुण को प्रेरकत्व बोलते हैं। जैसे कार्बन वाला जो टुकड़ा है उसको रजिस्टर बोलते हैं, उसके गुण को रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रेरकत्व प्रेरण का गुण है, प्रेरकत्व प्रेरण का गुण है। इंडक्टर का गुण क्या कहलाता है? इंडक्टेंस। कैपेसिटर का गुण कैपेसिटेंस। संधारित्र का गुण क्या कहलाता है? धारिता। पूरा सोच समझ के है। कौन सा? एचएम नहीं है, ये अच्छा ये H/M ये होता है हेनरी प्रति मीटर। इसका मतलब है हेनरी प्रति मीटर। H हेनरी को, M मीटर को। क्या हुआ? सब सही है? मतलब मैं आपको ये आभास करवा रहा हूं कि आपको ये आभास हो जाना चाहिए अब तक तो, कि जितना टाइम से ट्रेड को पढ़कर फाइनल करके ओके कर देते हैं ना, उतना ही आप CBD2 में फायदा उठाएंगे। पार्ट ए का कट ऑफ पार्ट ए से बढ़नी है, इसमें पास होना जरूरी है। यदि पास होने के लिए जितना भी नहीं पढ़ पाए तो इसके टेंशन में बैठ रहोगे, इसको पढ़ना भारी पड़ता है, उस समय भारी तो पड़ता ही है। तो इसलिए पहले इस ट्रेड को पढ़ के, इसीलिए हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले ट्रेड को पढ़ के आपके 3 से 4 महीने होगा ना एडमिशन को पूरा, तब तक लगभग मतलब काफी सारी ट्रेड का भाग आ जाएगा। हाँ काफी सारा आ जाएगा भाग, 4 नहीं तो 5 महीने में पूरा ही हो जाएगा। कोशिश तो यही है, नहीं तो लगने में तो 6 महीने लग सकते हैं। टेक्निकल ट्रेड है, बड़ी होती है, छोटी तो है नहीं। 2 साल की चीज को पढ़ रहे हो और केवल शनिवार रविवार पढ़ रहे हो, टाइम। हाँ तो लेकिन ये श्योर है कि बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये पहले दिन से श्योर है। मॉड्यूल फर्स्ट को आप ढंग से पढ़ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉड्यूल फर्स्ट को ढंग से नहीं पढ़ा तो पूरी ट्रेड को कंफ्यूजन में लेके घूमोगे। मॉड्यूल फर्स्ट में इतना कंफ्यूजन रहता भी नहीं ज्यादा, इसमें न्यूमेरिकल सवाल ज्यादा रहता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, कंफ्यूजन इसमें ज्यादा नहीं है।
एक आपने नाम सुना क्या, युग्मन गुणा, कपलिंग फैक्टर। आप कोरोना के टाइम के पास आउट तो नहीं है? नहीं, इतना कम रेस्पॉन्स किसी बैच में आता नहीं है जितना आप वाले माए, मतलब बड़ा दिमाग है, हाँ सुना तो है, नहीं पता नहीं क्या है, ऐसा आता नहीं है जनरली। कोरोना बैच के पास आउट हो तो वाह वाह, फिर तो। कपलिंग फैक्टर कहते हैं, युग्मन गुणा को क्या कहते हैं, कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर का प्रतीक क्या है, के। आवाज मत करो भाई, प्रतीक क्या होता है, के। एल हमारे पास स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरकत्व का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। और एम हमारे पास क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व। म्यूचुअल इंडक्टेंस। एल हमारे पास क्या होता है भाई, स्वप्रेरकत्व, और एम होता है अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है भाई। अब एम और एल का डिपेंड कैसे है कि जैसे मान लो एक कुंडली है और एक ये दूसरी कुंडली है, समझना एक मिनट में। यदि इस कुंडली का गुण केवल इस कुंडली के पास है तो ये स्वप्रेरकत्व है। इस कुंडली का गुण इस कुंडली के पास है तो ये भी क्या है, स्वप्रेरकत्व। लेकिन जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो एक चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है, वो चुंबकीय फ्लक्स इसको काटता है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उस समय चुंबकीय फ्लक्स पहले को काटता है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे कहते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब दो के बीच होना, सेल्फ का मतलब क्या होता है, अकेले। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दो के बीच होना। जैसे म्यूचुअल अकाउंट होता है, ज्वाइंट अकाउंट, नाम सुना होगा, बैंक में ज्वाइंट अकाउंट यानी म्यूचुअल अकाउंट होता है। म्यूचुअल अकाउंट में क्या होता है, एक बंदा पैसा डालो दूसरा निकाल लो, म्यूचुअल है। दोनों ही जमा कर सकते हैं, दोनों ही निकाल सकते हैं, एक जमा करे दूसरा निकाल सकता है, म्यूचुअल है ना, दोनों के बीच है। एक होता है जैसे आपके अकाउंट है तो सेल्फ, खुद पैसा डालो खुद ही निकालो, वही है, वो है सेल्फ। तो केवल खुद का इंडक्टर का खुद पर प्रभाव क्या कहलाएगा, सेल्फ। इसका भी खुद का खुद पर क्या कहलाएगा, सेल्फ। L1 का प्रभाव L2 पर, L2 का प्रभाव L1 पर आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल। क्लियर, ठीक है। अब देखो इनके बीच में युग्मन गुणा क्या करता है, युग्मन गुणांक स्वप्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरकत्व के बीच संबंध स्थापित करता है। स्वप्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरकत्व के बीच संबंध स्थापित करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है भाई, म्यूचुअल, सॉरी युग्मन गुणांक, जो स्वप्रेरकत्व है और अन्योन्य प्रेरकत्व के बीच संबंध स्थापित करता है। इसलिए एम बराबर क्या होता है, के रूट L1 गुणा L2। एम बराबर होता है के
रूट L1 गुणा L2। के बराबर 1 होता है आदर्श अवस्था में, और के का मान 1 से कम होता है प्रायोगिक कह दो या वास्तविक कह दो। वास्तविक रूप या प्रायोगिक रूप से के का मान क्या होना चाहिए भाई, 1 से कम होना चाहिए। और आदर्श कंडीशन क्या होती है, के का मान 1 हो जाए तो आदर्श हो जाता है। तो युग्मन गुणांक यानी कपलिंग फैक्टर है, प्रतीक क्या होता है के, और के के बारे में आगे लिख देना ये मात्रकहीन है, इसका खुद का कोई मात्रक नहीं है। के क्या होता है, मात्रकहीन। के मतलब कपलिंग फैक्टर है, स्व प्रेरकत्व है और अन्योन्य प्रेरण के बीच में संबंध स्थापित करता है, उसे हम कहते हैं युग्मन गुणांक। और m बराबर होगा के रूट L1 इंटू L2। के का मान 1 होगा आदर्श कंडीशन में, और के बराबर हमारे पास 1 से छोटा होगा, जो वास्तविक या प्रायोगिक रूप से 1 से बड़ा हो नहीं सकता, 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन एक बार एक परीक्षा में सवाल है जिसमें के का मान 2 लिखा है, अब सवाल ने लिख दिया तो उत्तर तो निकालना पड़ेगा, के की जगह 2 रखोगे, बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती जिसमें के 2 बने। लिख लिया भाई सवाल। ओके। 4 मिली हेनरी तथा 9 मिली हेनरी के दो प्रेरकत्व के बीच 4 मिली हेनरी तथा 9 मिली हेनरी के दो प्रेरकत्व के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए यदि युग्मन गुणांक 4 मिली हेनरी तथा 9 मिली हेनरी के दो प्रेरकत्व के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए यदि युग्मन गुणांक 0.5 है। तो आप कहेंगे सॉल्यूशन करना है इसका।
m बराबर क्या हुआ, k रूट L1 गुणा L2। m बराबर k का मान कितना है, 0.5 रूट k का मतलब L1 का मान कितना है 4 मिली, और L2 का मान कितना है 9। 9 चौक कितना हो गया 36, 36 का वर्गमूल क्या आएगा 6, 0.5 गुणा 6 मिली हेनरी। तो बताओ 6×5 कितना हो गया 3। ये बनेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं, ध्यान से देखो। पर्यावरण में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा E बराबर क्या होगा भाई, 1/2 Li²। E बराबर क्या होता है 1/2 Li², जहाँ L क्या होता है प्रेरकत्व होता है, और I क्या होता है प्रवाहित धारा। तो प्रेरण में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या, E बराबर 1/2 Li²। क्लियर। प्रेरण में संयोजन, संयोजन दो प्रकार के हैं। पहला है हमारे पास श्रेणी संयोजन, L1 L2 और L3। तो बताओ टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। किसकी तरह होगा, प्रतिरोध की तरह ही ना भाई, प्रतिरोध की तरह आएगा। दूसरा संयोजन कौन सा होगा, समांतर संयोजन। दूसरा संयोजन कौन सा होगा, समांतर संयोजन। समांतर संयोजन क्या होगा, एक L1 दूसरा L2 तीसरा L3। तो 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3।
क्लियर है? हैं? किस तरह से निकला? आपने डिप्लोमा किया है? तो मैं ये जान कर ले रहा हूँ, डिप्लोमा किया हुआ है क्या? है? तो बेटा वो डिप्लोमा के बेच माना पड़ेगा। उसकी फीस 18,000 लेता हूँ मैं। 18,000 फीस लेता हूँ मैं। डिप्लोमा का पढ़ूंगा। LI² कैसे आता वो बताता हूँ। क्योंकि डिप्लोमा वाला बच्चा करता है जेई की तैयारी, उनको जरूरत होती है कि LI² कैसे आया है। ITI वाले को जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया है। फिर भी तुम्हारा एक हिंट मैं तुम्हें दे देता हूं कि हमारे पास ऊर्जा, हमारे पास कोई भी क्या होगा, P बराबर VIT होता ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू आई है कि नहीं है? और V बराबर क्या था? LDI/dt। वो पुट करो, फिर समाकलन करो, फिर उत्तर आएगा। वैसे मैं समझ जाता हूं पहले ही, पहले सवाल में कि कौन है कहां का है कि नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे जनरली मैं बताऊं, पूछा नहीं जाता आपके ITI वालों को, पूछा नहीं जाता। मैं J ओमेगा लिखा तो ही मेरा जीव जाने कितना दोहरा समझाया। लेकिन J ओमेगा क्या है कि परीक्षा में आने लग गया। इसका सूत्र निकालने का, इंटीग्रेशन का तरीका तो आता है नहीं, तो क्यों माथा फोड़ी करें। बाकी हम बीटेक और डिप्लोमा वालों दोनों को करवाते हैं। बाकी मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कोई फीस फीस नहीं है एक्स्ट्रा। है? किसकी? प्रेरण क्यों कहते हैं? इंडक्टर। और प्रेरक तो कहलाता है इंडक्टेंस। प्रेरण का गुण होता है वो प्रेरकत्व होता है। इंडक्टर तो एक कुंडली हुई है, उस कुंडली का जो गुण है वो क्या होता है? प्रेरकत्व। जैसे कार्बन का रजिस्टर एक टुकड़ा है, वो रजिस्टर है, उसका गुण है जो बाद हम पैदा करना वो रेजिस्टेंस है। प्रेरण और प्रेरक एक ही है। प्रेरण और प्रेरक एक ही है। इसका मतलब है इंडक्टर। शब्द हमारे पास दो है, एक इंडक्टर और एक इंडक्टेंस। लिख लिया भाई? ठीक है, लिखो भाई लिखो। इसमें देखो कि थोड़े से सूत्र आए, आप हिल गए हो। मैं आपको क्या कहता हूं कि अगले वीकेंड में अपनी ऐसी थ्योरी आने वाली है। अब उसमें एक ऐसी थ्योरी में सूत्र ही 40 है। मेरा काम तो 40 पढ़ाना और समझाना है। 40 को मैं कम तो कर नहीं सकता ना। तो वो आपको सबसे हेवी लगता है, उसको आसान लगना है तो इंडक्टर को ढंग से पढ़ना बहुत अच्छे से, थोड़ा सा आसान लगेगा। फिर कैपेसिटर को और ढंग से पढ़ोगे, थोड़ा और आसान लगेगा। फिर जाकर आप ऐसी थ्योरी पढ़ोगे बहुत अच्छे से 3-4 बार, तब जाके लगेगा हाँ ठीक है, तो आसान है। नहीं तब तक नहीं लगेगा। नहीं तब आप ऐसी थ्योरी के नाम से डरेंगे। यदि परीक्षा में 100 सवाल आता है तो 5 से 7 के बीच में ऐसी थ्योरी के सवाल है। 5% से 7% के बीच पूछे जाते हैं। जितने भी सवाल होते हैं सारे न्यूमेरिकल नेचर के होते हैं। ऐसी थ्योरी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इंडक्टर कैपेसिटर का रास्ता ऐसी थ्योरी में जाता है। ये उसके लिए है जो भूमिका तैयार कर रहे हैं। आपने रजिस्टर अलग होता है, इंडक्टर अलग, कैपेसिटर अलग। लिख लिया? ऐसे लिख दूं, प्रेरण के प्रकार क्रोड के आधार पर।
पहला है वायु क्रोड। दूसरा लोहा क्रोड। तीसरा फेराइट क्रो। वायु क्रोड प्रेरक कौन सा होता है भाई? यानी कि ऐसा जिसमें कोर अनुपस्थित है। क्रोड क्या है? अनुपस्थित। क्रोड है ही नहीं और आपने सीधी कुंडली लपेटी है, तो उस क्रोड को क्या कहेंगे? वायु क्रोड। क्रोड है ही नहीं। क्रोड क्या है? अनुपस्थित। इसमें चुंबकीय संतृप्तता के समय कुंडली में चक्र या वर्तन की संख्या बढ़ाकर फ्लक्स बढ़ाया जा सकता है। संतृप्त ऐसे है कि जैसे मान लो किसी भी कुंडली में आप जैसे धारा का मान बढ़ाओगे, चुंबकीय गुण बढ़ेगा। आपने और धारा बढ़ाई, चुंबकीय गुण और बढ़ा। आपने और धारा बढ़ाई, चुंबकीय गुण और बढ़ा। एक बिंदु ऐसा आएगा जब आप धारा बढ़ा रहे लेकिन चुंबकीय गुण नियत हो गए, अब बढ़ ही नहीं रहे। उसे कहते हैं सेचुरेशन, यानी कि संतृप्तता। यानी विद्युत धारा बढ़ाने पर भी जब चुंबकीय गुण कुंडली में नहीं बढ़ते, उसे क्या कहते हैं? संतृप्तता। अब ये तो वायु कोर है, तो इसमें एक और लपेटा लगा दो, तो नंबर ऑफ टर्न क्या कर दिया आपने? बढ़ाया, तो चुंबकीय गुण और क्या हो गए? बढ़ गए। नंबर ऑफ टर्न और बढ़ाओगे, चुंबकीय गुण और क्या हो गए? बढ़ गए। ये केवल इसमें पॉसिबल है, क्योंकि लोहा क्रोड, फेराइट क्रोड, क्रोड है, तो वो तो क्रोड तो बढ़ नहीं सकती, तो नंबर ऑफ टर्न आगे कैसे बढ़ाओगे? क्या हुआ? मैंने मोटर का नाम ही नहीं लिया। मैं आपको इसी को समझो, ध्यान से समझो। कोई भी कुंडली है, उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर क्या उत्पन्न होते हैं? चुंबकीय गुण। उतने समझना। जैसे मैं धारा को बढ़ाऊंगा, चुंबकीय गुण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। धारा को मैं और बढ़ाऊंगा, चुंबकीय गुण और बढ़ेगा। धारा और बढ़ाऊंगा, चुंबकीय गुण और बढ़ेगा। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर धारा को बढ़ाऊंगा लेकिन चुंबकीय गुण नियत हो जाएंगे, वो कहेंगे अब नहीं बढ़ रहे। उससे क्या कहते हैं? चुंबकीय संतृप्तता। समझ में आया कि नहीं है? आपने पढ़ा, आपके नंबर बढ़ रहे हैं। आपने और पढ़ा, आपके और नंबर बढ़ रहे हैं। आपने और पढ़ा, आपके और नंबर बढ़ रहे हैं। एक बिंदु ऐसा है आप पढ़ बहुत रहे लेकिन नंबर 80 बराबर ही आ रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय संतृप्तता। इसी तो कहते हैं संतृप्तता, सेचुरेशन पॉइंट। अब उस सेचुरेशन पॉइंट के बाद में कैसे गुण को बढ़ा सकते हैं, फ्लक्स को? तो नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाकर। यह सवाल है। देखो, कोई बात नहीं। ये है क्रोड। हिंदी में, इंग्लिश में इसको लिखते हैं कोर। इंग्लिश की स्पेलिंग क्या होती है? CORE, कोर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्रोड। ठीक है। अब इसके ऊपर लगाओगे लपेट या लपेटे, जितने भी लगाओगे, जो इसको जो लपेटे लगाते हैं ना, तो इसको आप क्या कहते हैं भाई? कुंडली।
कुंडली हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है कोइल। तो कई जगह कोइल लिख देते हैं, कई जगह कुंडली लिख देते हैं। एक ही बात हुई। कई जगह कोर लिखते हैं, कई जगह क्रोड लिखते हैं, एक ही बात हुई। तो ये वो मामला है। क्लियर है ना भाई? हाँ, तो ये हो गया लोहा क्रोड। लोहा क्रोड का मतलब जो नीचे वाली क्रोड है वो किसकी है? लोहे की। सर्वाधिक उपयोग कौन सी क्रोड का किया जाता है? लोहा क्रोड का। चुंबकीय गुण को क्या करते हैं? आसानी से धारण कर लेते हैं। ठीक है। मोटर, जेनितर व ट्रांसफॉर्मर में उपयोग। फेराइट क्रोड क्या होता है? लोहे में तांबे का मिश्रण। उच्च आवृत्ति पर प्रयोग। उच्च आवृत्ति पर किसका प्रयोग किया जाएगा? फेराइट का। और फेराइट ऑप्शन में है ही नहीं, तो उच्च आवृत्ति पर किसका प्रयोग करोगे? तो वायु का है। ये सेकंड ऑप्शन में आएगा भाई। मतलब पहला तो क्या रहना चाहिए? फेराइट। यदि उच्च आवृत्ति पर किसका प्रयोग किया जाता? फेराइट। फेराइट ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या करोगे? वायु क्रोड। लोहे तांबे का मिश्रण है, उच्च आवृत्ति पर प्रयोग किया जाता फेराइट का। तो उपयोग ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में। सिग्नल को भेजते ना, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर में, रिसीवर में। अब देखो इंडक्टर के बारे में लगभग सब जान लिया हमने। आपके जो जो डाउट है वो पूछते जाओ। रिसीवर क्या होता है? मैं जानता नहीं, देखा नहीं कभी। आपने देखा? ये जो पड़ा है ना सीपीयू के ऊपर, ये रिसीवर है और ये है ट्रांसमीटर। मैं जो बोल रहा हूं उसके पास कैसे जा रहा है? ये ट्रांसमीटर ये सिग्नल भेजेगा, वो रिसीवर सिग्नल क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो आप क्या हो? रिसीवर। मैं क्या हूं? बस। है? नहीं, इसको बोलते हैं माइक। माइक रिसीवर नहीं होता, माइक होता है ट्रांसड्यूसर।
इसको रिसीवर नहीं बोलते। रिसीवर उसे बोलते हैं जो रिसीव करता है। मोबाइल जो है वो ट्रांस रिसीवर है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों है, इसे ट्रांस रिसीवर कहते हैं। और वोकी जैसे टीवी और रेडियो है रिसीवर, वोकी टोकी है हाफ डुप्लेक्स, मतलब एक बार ट्रांसमीटर होगा फिर दूसरी बार रिसीवर होगा। आवाज नहीं भाई? हाँ क्लास एंड कर दो।